गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का पेपर कब है केमिस्ट्री का? टाइम है। चलिए भाई, क्लास हो जाओ भाई चुप, ठीक है? चलो बोर्ड पे ध्यान दो। आज बड़ा ही स्पेशल टॉपिक है इस चैप्टर का। ये लगा लीजिए कि जो टॉपिक आज कराऊंगा क्लास में वो डायरेक्टली पेपर में पूछा ही जाएगा, कंफर्म। अब तक मैं 2 क्लासेस इस चैप्टर की ले चुका हूँ। एक क्लास में स्ट्रेन समझाया था और एक क्लास में स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों दोबारा समझाया था। याद आ रहे हैं? तो अब तक स्ट्रेन हो चुका है, स्ट्रेस हो चुका है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने कहा था कि आपने भले स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ लिया, लेकिन आज की क्लास के बिना ना आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअली में स्ट्रेस और स्ट्रेन का एग्जैक्टली मतलब क्या था, वो क्यों पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना? सो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग क्लास आए हैं बढ़िया है, नहीं आए हैं बस एक छोटा सा मैं आपको माइनर सा रिकैप दे रहा हूँ 5 मिनट का, ताकि चीज़ें आपके रिकॉल हो जाएं, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो वो देख लीजिएगा। स्वास्थ्य वो कर दे, पर्दा ढक दे। यहाँ पर एक आयरन स्केल था यार, कहाँ गया? ये रहा। चलिए प्लीज़ यार देखो यार, बोलना ना पड़े बार बार, चुप हो जाओ, ठीक है? ये मेरे पास एक सॉलिड है जो कि मुझे लगता है इलास्टिक है। इलास्टिक इसलिए लगता है मुझे कि जब मैं फोर्स लगाता हूँ अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है और फोर्स के हटाते के साथ ही अपनी कॉन्फ़िगरेशन को वापस रिटेन कर लेता है। इसका मतलब ये सॉलिड बोलो क्या है? इलास्टिक है। बोलो है कि नहीं? अब जो फोर्स मैं इसके ऊपर लगाता हूँ उसको डीफॉर्मिंग फोर्स बोलता हूँ, और वो फोर्स जो इसको वापस अपनी पोजीशन पर ले जाता है वो उसका रीस्टोरिंग फोर्स होता है। क्लियर है कि नहीं भाई? अब मेरी पूरी बात को समझिएगा बच्चों। 2 चीज़ों पर बड़ा जोर दिया गया अभी तक, एक था स्ट्रेस और एक था बोलो क्या? स्ट्रेन। सिंपल साधारण शब्दों में समझाऊं, अगर आप लोगों ने अभी तक ज्यादा नहीं पढ़ा है तो इतना समझ लीजिए देवदत्त कि मैंने जो ये इसके ऊपर लगाया ये था स्ट्रेस। मैंने जो इसके ऊपर ये लगाया बोलो ये क्या था? अरे जो फोर्स लगाया था स्ट्रेस, और इससे जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया वो बोलो क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेस वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं, स्ट्रेन वो जो फोर्स के लगने की वजह से बदलाव आया वो बोलो क्या है? स्ट्रेन। मैंने पहली क्लास में भी आपको बोला था जो हम फोर्स लगाते हैं वो स्ट्रेस की तरह है, और जो उस फोर्स की वजह से उसमें बदलाव आए वो स्ट्रेन की तरह है। अरे होता है कि नहीं होता? ऐसा नहीं आ रही बात समझ में, है ना? लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग की अगर बात करें तो स्ट्रेन हमेशा क्या होता है बच्चों? स्ट्रेन बताया गया था चेंज इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बातें नहीं बिल्कुल भी। अगर मैं किसी एल लेंथ की वायर के ऊपर कोई लोड हैंग कर दूं तो उसकी लेंथ जो है एल से डेल्टा एल बढ़ जाएगी। डेल्टा एल का इंक्रीमेंट आया तो मुझे सब बच्चे बताओ चेंज कितने का आया? चेंज बोलेंगे डेल्टा एल का, और ओरिजिनल बोलो कितना है? बोलो एल। तो जो इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो हो गया डेल्टा एल बाय एल। अरे स्ट्रेन का मतलब होता है कितने का चेंज आया, डिवाइड में रखना होता है कितना ओरिजिनल था। तो चेंज आया डेल्टा एल का, ओरिजिनल था बच्चों एल। क्लियर? बस जब ये चीजें लेंथ में चेंज आता है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दोबारा बता रहा हूं, सुन लीजिए ढंग से। फिर मैंने बोला कि अगर किसी चीज का वॉल्यूम वी है और आप उस पर फोर्स लगा के उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वी से वॉल्यूम बढ़ा के आपने कितना कर दिया? वी प्लस डेल्टा वी, वी प्लस, तो आपने कितना वॉल्यूम का चेंज करा? बोलो डेल्टा वी। तो चेंज आया डेल्टा वी, ओरिजिनल बोलो कितना था? वी। तो ये बोलो इसका क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या होता है? बोलो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब यहां से स्ट्रेन समझ में आ जाना चाहिए कि स्ट्रेन तो क्या होता है? स्ट्रेन तो होता है कितने का चेंज हुआ डिवाइड बाय कितना वो ओरिजिनली था। चेंज हुआ डेल्टा एल का, ओरिजिनली एल था। चेंज हुआ डेल्टा वी का, ओरिजिनली वी था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर एक शीयरिंग स्ट्रेन होता है। अब ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्या चीज है, लेकिन बस आपको बताऊं शीयरिंग स्ट्रेन में शेप चेंज होती है। जैसे इसमें लेंथ इंक्रीज होती है वैसे इसमें वॉल्यूम चेंज होता है, वैसे इसमें शेप चेंज होती है। और शेप कितनी चेंज होती है वो थीटा एंगल से पता लगता है। कि मैंने बोला था कि इस किताब के ऊपर अगर बेस फिक्स है और मैं ऊपर से हाथ लगाऊं तो इसकी शेप ऐसे से थोड़ी ऐसी हो जाएगी। तो कितना शीयरिंग स्ट्रेन आया, कितना शेप का स्ट्रेन आया वो इस एंगल से पता चल जाता है भाई। यही तो मैंने आपको बताया था। तो एक बात तो पक्की है, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन बताता है आपको कितना चेंज हुआ, कितना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। सबको समझ में आ गई बात? 3 तरह का होता है बोलो स्ट्रेन। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शीयरिंग स्ट्रेन। क्लियर यहां तक? कुछ समस्या, कोई डाउट दिमाग में? चलिए, लेकिन मुझे एक बात है, जब जब तीनों स्ट्रेन पैदा हुए तब तब आप लोगों ने इनके ऊपर क्या लगाया था? फोर्स लगाया था। अब बहुत आसान और साधारण शब्दों में, इधर अंकित, रौनक, ये रिपीटेशन आपके लिए कराया जा रहा है। टॉपिक आपका ही फायदा है रिपीट करने में, इसलिए बोर्ड पे ध्यान दिया करो। मेरा तो नुकसान होता है कि मैं शुरू के 10 मिनट मेरे 15 मिनट ऐसे ही निकलते हैं जिसमें मैं पिछला करा रहा होता हूँ। मेरे को तो पढ़ाना सारे ही पड़ेगा ना। तो ये आप लोगों के लिए करते हैं कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो जाए कि भैया अगर कुछ घर पे जाके नहीं पढ़ाए तो हम पढ़ा देते हैं 10 मिनट के अंदर। सो यहाँ पर इस
वायर के ऊपर अगर मान लीजिए कि मैंने F फोर्स लगाया, कितना फोर्स बोलो F, और कितने एरिया ऑफ प्रोजेक्शन पर बच्चों, A एरिया ऑफ प्रोजेक्शन पर, तो जो स्ट्रेस होता है वो F नहीं होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स ऑन 1 यूनिट एरिया, फोर्स ऑन, अगर हमारे इस A यूनिट एरिया पे F फोर्स लगाया, मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर 10 मीटर स्क्वायर का इसका पूरा एरिया है, ये जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन देखो ये वाला, अगर इसके ऊपर पूरा 50 न्यूटन का फोर्स लगाए तो स्ट्रेस 50 न्यूटन नहीं, स्ट्रेस होता है फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट एरिया। तो बताओ 10 मीटर स्क्वायर पे अगर 50 न्यूटन तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना, बोलो 5। ये होता है बच्चों स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द बॉडी। आप मुझे बताइए ना, किसी भी चीज में चेंज आया, चाहे लेंथ में चेंज आया, चाहे वॉल्यूम में चेंज आया, चाहे शेप में चेंज आया, फोर्स तो लगाया होगा ना। अरे मुझे बताओ ना, लेंथ में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, शेप में चेंज आया, फोर्स तो लगाया होगा ना। तो कितना फोर्स एक यूनिट एरिया पे लगाया, वो बोलो क्या है, स्ट्रेस है। बस खत्म, तीनों स्ट्रेस यही है, तीनों स्ट्रेस यही है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलोगे, कितना फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, mg फोर्स लगा पर यूनिट एरिया, तो बोलेंगे F/A। क्या बोलेंगे, बोलो F/A। समझ नहीं आ रहा सर, चाहो तो इसी F/A को बोलो, क्या भी बोला जा सकता है, बोलो mg/A। क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्या प्रॉब्लम है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या बोलोगे, ये जो आप गुब्बारा फुला रहे हो भाई इस तरीके से, इसका एक एरिया भी तो होगा ना। अरे स्फेरिकल चीज का एरिया भी तो होता है ना। तो आप गुब्बारा फुला रहे हो तो उसका कुछ एरिया है और उसके ऊपर कुछ फोर्स भी लग रहा है, तो कितना फोर्स एक यूनिट एरिया पे लग रहा है, ये उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे नहीं आया समझ में। और आपने इस सरफेस के ऊपर, इस ऊपर वाले सरफेस के ऊपर, इस किताब के ऊपर ऐसे करके फोर्स लगाया था, तो कुछ फोर्स लगाया और कुछ एरिया पे लगाया, कुछ एरिया पे लगाया, जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगा वो बोलो क्या है, शीयरिंग स्ट्रेस। क्या है बोलो यार, कुल मिला के ना मैं कहता हूं कि दो चीजों के बारे में बात हुई है, एक स्ट्रेन और एक बोलो क्या, स्ट्रेस। स्ट्रेन होता है जो बदलाव आया, स्ट्रेस होता है जिस फोर्स की वजह से बदलाव आया। नहीं आई ना मेरी बात समझ में। और ये तीन भागों में बांटा गया। जब लेंथ में चेंजेस आते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल शब्द का इस्तेमाल करा, जब वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक, और जब शेप में चेंज आता है बोलो क्या, शीयरिंग शब्द का इस्तेमाल करा गया। और कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए तीन तरह के स्ट्रेन है और तीन तरह के बोलो क्या है, स्ट्रेस है। बोलो सब बच्चे, लास्ट टाइम रिकॉल करना है, मैं बोलूंगा आपको सोचना है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। व्हाट इज शीयरिंग स्ट्रेन, सर चेंज इन जो शेप है बेसिकली टू द ओरिजिनल शेप बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। वो प्रॉब्लम है क्या, जब मैंने बात करी स्ट्रेस की तो मैं कहता हूँ स्ट्रेस तो इतना आसान है कि स्ट्रेस में सबका फॉर्मूला F/A कि जब लेंथ में चेंज आए, चाहे वॉल्यूम में चेंज आए, शेप में चेंज आए, तीनों सूरत हाल में फोर्स तो लगा होगा। तो कितना फोर्स लगा एक यूनिट एरिया पर, मैं बार बार एक शब्द पे जोर दे रहा हूं, कितना फोर्स लगा एक यूनिट एरिया पर, वो बोलो वहां का बोलो क्या है, स्ट्रेस। अगर लेंथ में चेंज है तो स्ट्रेस को बोल देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम में चेंज तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और शेप में चेंज तो शीयरिंग स्ट्रेस। मुझे नहीं लगता यार इसके बाद ज्यादा कुछ सोचने वाली बात होती है। स्ट्रेन और स्ट्रेस को लेके सारी बातें आपको रिकॉल हो गई होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल कह सकते हैं। समझ आया, पक्की बात है। चलिए अब मैं तुम लोगों को कुछ और सिखाने वाला हूं, ढंग से सुनिएगा। इसको बोलते हैं बच्चों हुक्स लॉ। अब देखिए क्या कहते हैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर द इलास्टिक लिमिट strain on a body ओए इसको कैच नहीं कराना भाई। चलिए, सो क्लास दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज। ये किसी भी सूरत हाल में आपको समझ में आना चाहिए और तभी जाके ना आपको इस चैप्टर का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगा। और ये मान के चलिएगा नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म है, क्योंकि इसके बाद बस एक आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रह जाएगा और कुछ न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, वो हमारे आज के और नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे आराम से। हाँ वो सब इसी में है यार, इसी में। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
इस लॉ के अकॉर्डिंग अंडर द इलास्टिक लिमिट, इस इलास्टिक लिमिट के अंडर अगर कोई चीज रहती है तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द बॉडी। इस बात को समझिएगा भाई, आप लोग खुद बताइए क्या ऐसा नहीं है जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा बॉडी पे उतना ज्यादा बोलो क्या आएगा, स्ट्रेन। कम स्ट्रेस है कम स्ट्रेस है कम स्ट्रेन है, ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेन, जो ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा स्ट्रेन। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो इलास्टिक लिमिट तक अगर हम रहते हैं तो जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ज्यादा बोलो क्या बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। बिल्कुल एग्री करते हो कि नहीं करते? तो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसी को कोई समस्या है तो मुझे बोलो, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। हायर द स्ट्रेस हायर विल द स्ट्रेन, और हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेन ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस भी ज्यादा ही रहा होगा। सही बात है कि नहीं? पक्की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है तो एक कांस्टेंट आता है, याद है? तो यहां पर भी कांस्टेंट आया बच्चों के, और यहां पर आ गया के टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। और के को मैं बोलो क्या समझा सकता हूं, यहां पर के हो गया बच्चों स्ट्रेस अपॉन में बोलो क्या, मैं बता देता हूं। वैसे ये जो के होता है इसको बुलाते हैं मॉड्यूलस ऑफ। बिल्कुल लिखना बंद कर दीजिए सब बच्चे, बिल्कुल बोर्ड पे नजरें बनाए रखो, अभी तुम लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो मॉड्यूलस शब्द है ना, ये मॉड्यूलस को आप मेजर भी बोल सकते हो। हर एक सब्सटेंस की जो ये के वाली वैल्यू होगी ना, ये बेसिकली उस बॉडी की इलास्टिसिटी को बताने की कोशिश करेगा। मेरी आपको ढंग से सुनना, ये जो के है ये क्या है बोलो, इट्स द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस मतलब क्या बोलो, मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। एक बॉडी कितनी ज्यादा इलास्टिक है ये उसके इस के से पता लगती है। अब ये के है क्या ना, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ अगले 5-10 मिनट के अंदर, और जिसने इस के को अच्छे से समझ लिया ना सारा खेल बन जाएगा भाई। तो मैंने बोला स्ट्रेस इज डायरेक्टली टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू में क्या आ गया ब्रो, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया जिसका मैंने नाम रखा बोलो क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड के को बोलो यहां पर अब क्या लिखा जाएगा उस हिसाब से, स्ट्रेस डिवाइड बाय बोलो क्या, स्ट्रेन। कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं कि किसी भी बॉडी का इलास्टिसिटी का मेजर कि वो कितनी ज्यादा इलास्टिक है, ये उसके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से पता लगता है। ये उसके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से पता लगता है। जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है किसी भी बॉडी का, वो क्या होता है, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का रेशियो होता है। अब आप कहेंगे सर इससे कैसे पता लगेगा क्या चीज़ है, अभी कुछ ढंग से समझ नहीं आ रहा। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बताता है, इट डिटरमाइंस द इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी। ये बॉडी की इलास्टिसिटी के बारे में बताता है। अब आप कहोगे सर कैसे? चलिए मेरा आपसे एक सवाल है, ढंग से सुनना, आया समझ में तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई, आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सर ढंग से सुन लेना, मैं बोल रहा हूँ शुरू के जो 5 मिनट है ना, सबसे क्रूशियल है आज की क्लास के, सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्लास है अभी, क्रूशियल 5 मिनट है जो भी क्लास के स्टार्ट हुए। मैंने बोला हुक्स लॉ क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा बोलो क्या, स्ट्रेन। या उल्टा बोल लो, किसी बॉडी में अगर स्ट्रेन ज़्यादा पैदा हुआ है तो उसका मतलब उसके पास स्ट्रेस भी ज़्यादा ही है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली टू स्ट्रेन। किसी को कोई डाउट है तो मुझे जल्दी बोलो भाई। फिर हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी के बाद एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट के आ गया बच्चों, और इसको मैंने एक नाम दिया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस यहाँ पर शब्द को थोड़ा कॉम्प्लेक्स हटा के मेजर भी बोल सकते हो, मेजर ऑफ इलास्टिसिटी। किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी को मेजर करने का फैक्टर बच्चों के होता है। अब के बेसिकली बोलो क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आप कहेंगे सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की रेशियो से कैसे पता लगेगा कि कोई बॉडी ज्यादा इलास्टिक है, कोई बॉडी कम इलास्टिक है? चलिए मैं आप लोगों से 2 सवाल पूछूंगा, आप लोग बताना कि कौन सी बॉडी ज्यादा इलास्टिक है। ढंग से सुनना, कौन सी बॉडी ज्यादा इलास्टिक है आपको बताना है, ठीक है? ध्यान से सुनना, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और सोच समझ के आंसर करना है, एकदम आंसर मत करना। एक केस में आपको बताता हूं कि मेरे पास एक मटेरियल ए है, ये मेरे पास मटेरियल ए है, दिस इज मटेरियल नंबर ए, और ये है मेरे पास मटेरियल नंबर बी। क्रेन की वायर मान लो ऐसे लगा रखी हमने, मटेरियल नंबर बी। इसके ऊपर दोनों के ऊपर हमने एक जैसा लोड हैंग किया, दोनों को हमने एक जैसा स्ट्रेस दिया, एक जैसा स्ट्रेस दिया, इसको भी और इसको भी। इसके ऊपर भी मैंने 100 किलो हैंग कर दिया, इसके ऊपर भी मैंने 100 किलो हैंग कर दिया। मैंने पाया कि जब मैंने दोनों मटेरियल्स पे 100 किलो का वेट हैंग किए, तो ये वाली जो वायर है ना, ये वाली जो वायर है, ये वाली वायर जो है 0.1 मीटर से एक्सटेंड होगी। 0.1 मीटर से बोलो क्या होगी? और ये वाली जो वायर है ना, वो 0.5 मीटर से स्ट्रेस हुई है। कितने मीटर से बच्चों?
0.5 मीटर से, चलो थोड़ा सा ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पे वेट कितना हैंग है सब बच्चे? दोनों पे वेट कितना हैंग है? 100 kg। लेकिन एक के ऊपर जब मैंने 100 kg हैंग किया, वो कितना स्ट्रेस हुई, मतलब कितने का स्ट्रेन पैदा करती है अपने अंदर? 0.1 का। और दूसरे वाले के अंदर कितने का चेंज आया बोलो? 0.5 का। मतलब एक वायर के ऊपर मैंने 100 kg हैंग किया, वो 0.1 मीटर खिंच गई, और एक के ऊपर मैंने 100 kg हैंग किया, वो 0.5 मीटर खिंच गई। मेरा आपसे सवाल है, कौन सी वाली मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है? कौन सी वाली मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है? ठीक है, सोच समझ के आपको जवाब देने, ए या बी, तसल्ली से। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करूंगा, बोलो बोलो, दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन। दोनों पर 100 kg का हमने फोर्स लगाया, मतलब मान के चलते दोनों पे एक जैसा स्ट्रेस लगाया हमने, लेकिन जो स्ट्रेन पैदा हुआ, एक में हुआ 0.1 मीटर का और एक में हुआ 0.5 मीटर का। एक थोड़ी कम खींची और एक थोड़ी ज्यादा खींची, तो कौन सा मटेरियल यहाँ पर ज्यादा इलास्टिक लगता है आपके अकॉर्डिंग? चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, कितने बच्चों के अकॉर्डिंग मटेरियल ए ज्यादा इलास्टिक है सर? मटेरियल ए ज्यादा इलास्टिक है सर, जिसपे 100 kg लगाया, 0.1 मीटर खींचा, ए ज्यादा इलास्टिक है। हैंड रेस करो, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे से मत करो, बढ़िया तरीके से हैंड रेस करो कि मुझे दिखे। साक्षी, अक्षरा, अक्षत और स्वास्थ्य, 4 बच्चे कहते हैं कि ए वाला ज्यादा है, मतलब बाकी सब बी की तरफ जा रहे हैं, है ना? सी तो ऑप्शन ही नहीं है, तो पूरी क्लास बाकी बी की तरफ है। ठीक है, अब आप में से कोई मुझे बता सकता है अक्षत वगैरह में से कि ऐसा क्यों है कि ए वाला ज्यादा इलास्टिक है? आपको कैसे लगा ए वाला ज्यादा इलास्टिक? ये बड़ा आएगा के, तुम तो कॉन्सेप्ट लगा गए भाई। बहुत अच्छे, सामने बोर्ड में कुछ रखा हुआ है तो तुमने वहां से सही चीज उठाई है। आप लोग बताओ कैसे हो सकता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसमें स्ट्रेन कम आएगा उसमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। चलिए मैं समझाता हूँ बच्चों, देखो हम लोग बचपन से ना इलास्टिसिटी का मतलब ही गलत समझ रहे हैं। इसका राइट आंसर ए ही है। ए मटेरियल इज मोर इलास्टिक देन द मटेरियल बी। अब इसका देखो मतलब क्या है, हम बचपन से इलास्टिक का मतलब गलत समझते आ रहे हैं। हम सोचते हैं जो चीज ज्यादा खिंच जाती है ना वो ज्यादा इलास्टिक होती है, बट एक्चुअली में जो चीज ज्यादा खिंचती है उससे कम इलास्टिक होती है। अब सर ये कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ इलास्टिक का मतलब क्या है। आप मुझे एक बात कहिए, क्लास में सुनो, हर एक बॉडी की अपनी बोलो क्या है, एक इलास्टिक लिमिट है। मान के चलते हैं कि सारे मटेरियल जो है ना 1 मीटर खिंचने पर टूट जाएंगे। सुमित यहां पर ध्यान दो, मान लेते हैं कि 1 मीटर कोई वायर खिंचेगी तो टूट जाएगी, सपोज करते हैं ना उसकी इलास्टिक लिमिट 1 मीटर तक की है, तो 1 मीटर ये खिंचेगा टूट जाएगा, 1 मीटर वो खिंचेगा टूट जाएगा। अब आप बताना जरा, ये 100 kg का लोड हैंग करता है, बस कितना खिंचता है बोलो? 0.1 मीटर। यश, यश नाम है ना, यश ना। और अगर मैं 100 kg खींचूंगा, 100 kg का लोड इस पर टांग दो, कितना खींचता है बोलो? 0.5 मीटर। समझो मेरी बात को आशीष, अब मैं इसको 100 kg की बजाय 200 kg कर दूं तो ये कितना खींचेगा? मात्र 0.2 मीटर। और ये कितना खींच जाएगा? 1 मीटर, पूरा 1 मीटर। मतलब ये कितने के लोड के बाद टूट जाएगा? अरे यार कितना सिंपल कैलकुलेशन, 8वीं क्लास के बच्चों को बुलाऊंगा मैं इस चीज के लिए। मैं बोल रहा हूं कि 1 मीटर वायर खींचने पे टूट जाएगी। दोनों के साथ सीन यही है। अब ये खिंच जाती है 100 kg से 0.5 मीटर और ये खिंच जाती है सिर्फ 0.1 मीटर। मुझे बताओ एक और 100 kg इसके ऊपर टांग दूं तो ये पूरा 1 मीटर खिंच जाएगा और टूट जाएगा उसके बाद। लेकिन क्या 200 kg पर ये टूटेगा? 300 पर टूटेगा? 400 पर? 500, 600, 700, 800, 900, 1000 पर टूटेगा। कितने पर टूटेगा? क्योंकि अगर 100 kg से 0.1 मीटर स्ट्रेस हुआ है तो 200 से कितना होगा? 0.2, 300 से कितना होगा? 0.3, और 1 मीटर तक खींचने तक ये 100 kg, सॉरी 1000 kg अपने ऊपर क्या कर लेगा? हैंग कर लेगा। ये 200 kg के बाद टूट जाएगा। तो कौन सी बॉडी को आप ज्यादा इलास्टिक मानेंगे? जो बहुत ज्यादा लोड को हैंग कर ले और तब तक भी ब्रेक ना हो रही हो, हम उसी को तो बोलेंगे ना कि ये बॉडी बोलो क्या है? बहुत इलास्टिक है, बहुत देर तक टिकी रहती है, बहुत देर तक लोड को हैंग करके अगर बाद में हटा देंगे तो वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटर्न कर लेगी। ये तो 200 kg के बाद ब्रेक हो जाएगी। भाई कहां से ज्यादा इलास्टिक है? उस रबड़ को जिसका तुमने खींचा और टूट गया ऐसे करके, वो ज्यादा इलास्टिक नहीं है। बट वो स्टील बड़ा इलास्टिक है जिसको तुम खींचते गए टूटा नहीं और वापस से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया उसने। समझो मेरी बात को, आज तक बड़ा मिस इंटरप्रेट करा है इलास्टिसिटी को हमने, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसे ही समझा जाता है इसको, लेकिन हम रियलिटी में समझेंगे तो पता लगेगा कि किन बॉडीज का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। समझने की कोशिश करिएगा भाई, सुनोगे ध्यान से तो आएगा समझ में, और ये समझ में नहीं आया तो भैया आगे की क्लास खराब है बिल्कुल। तो भैया ध्यान से सुनिए क्या चीज है, उन बॉडीज का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। मुझे तुम सब बच्चे बताओ, के किसका ज्यादा होगा? लॉजिकली इसके मैथमेटिक्स के हिसाब से लगाओ, के किसका ज्यादा होगा? जिनका स्ट्रेस ज्यादा होगा, सोचो ना, जिनका स्ट्रेस ज्यादा होगा उनका के ज्यादा होगा। और बोले कि के ज्यादा होने के लिए स्ट्रेस ज्यादा हो लेकिन स्ट्रेन, ऐसी बॉडीज जिन पे बहुत हाई स्ट्रेस लगे और फिर भी बहुत कम स्ट्रेन पैदा हो, बहुत हाई स्ट्रेस लगे बट फिर भी बहुत कम स्ट्रेन पैदा हो, ऐसी बॉडीज के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज बोलो क्या होंगी? ज्यादा होंगी। मींस दे आर मोर इलास्टिक, दे आर,
यहाँ पर मटेरियल ए ज्यादा इलास्टिक है और मेरे पास इसका रीजन है आप लोगों के लिए कि मटेरियल ए ज्यादा इलास्टिक क्यों है, क्योंकि मटेरियल ए ज्यादा देर तक टिका रहेगा टूटने से पहले और ये थोड़ी देर बाद टूट जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? जो ज्यादा खिंच रहे हैं ना, समझ लीजिए थोड़ी देर में उसका इलास्टिक लिमिट आने वाला है, वो जल्दी टूटेगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? और जो उतना जल्दी चेंज नहीं ला रहा अपने अंदर, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत देर तक टिका रह सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ नहीं आ रहा सर? तो यहां पर क्या बोला जाएगा, कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है? तो हम बोलेंगे मटेरियल ए इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल बी। अरे यार समझ नहीं आया सर, नहीं आया ना जतिन? नहीं आया? दोबारा समझ फिर। मेरा ये कहना है, तो इसके ऊपर 100 kg हैंग करता है 0.1 मीटर खींचता है, इसके ऊपर 100 kg हैंग करता है कितना खींच जाता है? 0.5 मीटर। मान लेते हैं वायर्स 1 मीटर खींचने के बाद टूट जाती है, सपोज करके चल रहे हैं, तो तू मुझे बता इसके ऊपर एक और 100 kg हैंग करती टूट जाएगी? टूट जाएगी क्या? इसके ऊपर 100 kg हैंग करेगा टूट पाएगी? क्यों? उसका बढ़ेगा 0.2 मीटर ही बढ़ेगा ना सर, टोटल 0.2 हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ 1 मीटर पे टूटती है। एक और 100 kg हैंग करेगा 0.3, एक और 100 kg हैंग करेगा 0.4, 1000 kg तक टूटने वाला नहीं है। अब तू बता कौन सी वाली ज्यादा टिकी हुई, ज्यादा मजबूत इलास्टिक है? बोल सकते हैं जिसके ऊपर 1000 kg तक जाएंगे तब तक नहीं टूटेगा। इसका मतलब इसका इलास्टिक लिमिट जो है काफी अच्छा खासा है, इतनी जल्दी टूटता नहीं, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता। और इसका बोलो इलास्टिक लिमिट क्या है? 200 kg के बाद टूट जाएगा। तो ज्यादा इलास्टिक कौन हुआ? वो जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस पर भी बहुत कम स्ट्रेन अपने अंदर पैदा करे, ऐसी बॉडीज को बोलो क्या बोलेंगे? ज्यादा इलास्टिक। तो आज से ही मिस इंटरप्रिटेशन अपना हटाएंगे। मैंने क्या बोला? जो बॉडीज ज्यादा बड़े स्ट्रेस पर भी अपने अंदर कम स्ट्रेन पैदा करवाती हैं, वो बॉडीज बोलो क्या होती है? ज्यादा इलास्टिक। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं तो मैं मना कर रहा हूं मैं, लेकिन ये कह रहा हूं कि जिसपे स्ट्रेस बहुत बड़ा है और स्ट्रेन कम बढ़ेंगे दोनों। यार स्ट्रेस बढ़ाएगा स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन एक में स्ट्रेस बढ़ा रहा है स्ट्रेन बढ़ रहा है थोड़ा सा, इसमें स्ट्रेस बढ़ा रहा है स्ट्रेन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। तो वही तो बात मैं कह रहा हूं ना, बढ़ तो दोनों में इसमें रहा है, लेकिन एक में कम बढ़ रहा है और एक में, तो जिसमें कम स्ट्रेन होता है ना, वो बॉडीज की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो क्या होती है? ज्यादा। आपको मैं बता देता हूं, आप क्रेन के अंदर एक रबड़ की वायर लगाइए और एक क्रेन में स्टील की वायर लगाइए, दोनों पे वेट हैंग करिए, रबड़ जल्दी खिंच जाएगा और आपको पता है रबड़ जल्दी टूटेगा भी, और स्टील बहुत देर तक नहीं टूटेगा, बहुत देर तक वेट को हैंग करता चलेगा और वापस से वेट हटाने पे अपनी कॉन्फिगरेशन को अटेन भी कर लेगा। तो स्टील ज्यादा इलास्टिक हुआ है, रबड़ ज्यादा इलास्टिक हुआ? स्टील, क्योंकि स्टील बहुत ज्यादा लोड को भी हैंग कर लेगा, तब तक नहीं टूटेगा। तो ऐसी बॉडीज, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, ऐसी बॉडीज ज्यादा इलास्टिक होती हैं जिन बॉडीज पे ज्यादा स्ट्रेस लगा देने के बाद भी स्ट्रेन कम पैदा होता है, ऐसी बॉडी ज्यादा इलास्टिक होती है। सोचिए ना किन की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होंगी? जिनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होगा। देखो ना ये ज्यादा कब होगा? सोचो, दिमाग लगाओ यार, ये ज्यादा कब होगा? जब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो मतलब हाइयर द स्ट्रेस लोअर द स्ट्रेन, देन वी कैन से दैट द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी इज वेरी हाई। बॉडी का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा हाई है। नहीं समझे मेरी बात को? तो और आपको एक बात है ना, क्या इस बात में कोई तुक नहीं लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा स्ट्रेस लगाने पर अगर कम स्ट्रेन पैदा कर रहा है, इसका मतलब बॉडी बहुत देर तक टिकी रहेगी, टूटेगी नहीं। इसका मतलब बोलो क्या है? बॉडी ज्यादा इलास्टिक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई बात समझ में? तो यहां पर क्या बोले जाएंगे? इफ K इज हाइयर देन बॉडी इज मोर इलास्टिक, देन बॉडी इज मोर इलास्टिक, it means for a body is said to be more elastic if for a बच्चों जल्दी पढ़ के बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी पढ़ के बताओ इस लाइनों को, इस लाइनों को जल्दी पढ़ो। पीछे आयुष अक्षत नहीं आया समझ में? पढ़ो इन लाइनों को एक बार जल्दी से पढ़ो। उस समय तुम फॉर्मूला देख रहे थे, लेकिन अब समझो सर, जिन जिन बच्चों का आंसर बी था वो सब रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सही है, जल्दी देख लो इसको, आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ भाई बातें नहीं, जल्दी। सही है, आगे बढ़ूं? चलो अब मुझे तुम ये बताओ, जैसे कि हमने स्ट्रेन के 3 पार्ट पढ़े, स्ट्रेस के 3 पार्ट पढ़े, वैसे ही ध्यान रखना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी
3 पार्ट है। चलो समझाता हूं भाई क्या होता है। पहला क्या है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम Y से डिनोट करते हैं। दूसरा है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम B से डिनोट करते हैं। शीयरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। बच्चों प्लीज बातें नहीं करनी है यार। देखो पहला है यंग्स मॉड्यूलस। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक बात समझ लो, इसका नाम सब बच्चे पढ़ो क्या है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब ये है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बस के नाम क्या क्या लगा दिया, यंग्स। अब यंग्स लगाने का मतलब क्या है वो सुनो बच्चों। अरे क्लास इधर देखो, मान लो कि मेरे पास, अब समझ लो भाई, तुमने 3 तरह के स्ट्रेन पढ़े, 3 तरह के स्ट्रेस पढ़े, फिर 3 तरह के क्या पढ़ रहे हो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ जाओ, एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके लिए मेजर करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल के लिए, एक वॉल्यूमेट्रिक के लिए, और एक बोलो किसके लिए, शीयरिंग के लिए। फॉर्मूला क्या रहेगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, सब बच्चे बोलो, स्ट्रेस अपॉन में बोलो क्या, स्ट्रेन। बड़ा ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है, मैं कह रहा हूं जिसको स्ट्रेन स्ट्रेस आता है उसको 10 मिनट के अंदर टॉपिक समझ में आने वाला है। ढंग से सुनिएगा, तीनों पार्ट समझ में आएंगे। मान लो कि मेरे पास एक वायर है, इस वायर का सब बच्चे बताओ क्या क्या देखना है मुझे, एल लेंथ है, कितनी लेंथ है बोलो, एल इसकी ओरिजिनल लेंथ है। इसका ए बच्चों क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने उसके ऊपर एक वेट हैंग किया है, मैंने इसके ऊपर एक वेट हैंग किया है जिसका कुछ फोर्स है, हालांकि आप फोर्स भी बोल सकते हो, बोलो कितना, mg का फोर्स है। ए इसका एरिया है, इसकी लेंथ में कितने का चेंज आया, डेल्टा एल का चेंज आया, इसके अंदर डेल्टा एल का चेंज आया। एल इसकी ओरिजिनल लेंथ है, वेट हैंग करने के बाद डेल्टा एल लेंथ का इसके अंदर बोलो क्या आ गया, चेंज आ गया। फोर्स लगा एफ, ए एरिया पे लगा। ठीक भाई, आ जाओ। अब जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है वो सुनो क्या है। जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां से तुम्हें असली गेम समझ में आएगी कि तुम्हें पढ़ाया क्या जा रहा है। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, किसी भी चीज का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी भी चीज का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, उसका स्ट्रेस अपॉन में बोलो क्या, स्ट्रेन। अगर कभी भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को किससे डिवाइड करा जाए बोलो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो इसको बोलो हम क्या बोलते हैं, क्लास इसको क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ। अरे भैया आपको बोल तो दिया हुक्स ने क्या बोला, स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशियो को बोलो आप लोग क्या बोलते हो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिवाइड करते हो तो बोलो क्या बोलते हो, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन आप कहोगे सर मतलब समझ नहीं आ रहा, चलो मतलब अभी समझा देता हूं। अब सुनना, अब असली चीज सुनना तुम लोग। आप गए किसी दुकान पर हार्डवेयर की, आपने कहा भैया मेरे को अपने घर में एक झूला टांगना है, समझना, या मेरे पास एक क्रेन है, मेरे को उस क्रेन में एक वायर लगानी है जो कि वेट्स को हैंग करेगी। वो क्या कहेगा आपसे कि चलिए बताइए कौन सी वायर दूं, कॉपर की, सिल्वर की, स्टील की, कौन सी वायर दूंगा आपको। मैं आपको सभी वायर्स की यंग्स मॉड्यूलस बता रहा हूं। सभी वायर्स की क्या बता रहा हूं। किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी, तो मुझे एक बार एनसीईआरटी दिखा दो बस, है किसी बच्चे के पास सेकंड पार्ट। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं कि क्या करेंगे फिर हम। सवाल क्या बोला मैंने, और मैंने क्या बोला, आप दुकान पे क्या खरीदने गए हैं, झूला खरीदने गए हैं, झूला नहीं खरीदने गए हैं, वायर खरीदने गए हैं। सो ये हैं आपके मटेरियल और ये हैं उनके यंग्स मॉड्यूलस। एल्यूमिनियम का जो यंग्स मॉड्यूलस है, ये सारे यंग्स मॉड्यूलस जो है ना, ये है इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9, इंटू मतलब मल्टीप्लाई में 70 इंटू 10 टू द पावर 9। कॉपर का जो यंग्स मॉड्यूलस है वो 110 गुना में है। आयरन का जो है बच्चों वो 190 है। स्टील का जो है वो 200 है। ग्लास का जो है वो 65 है। बोन्स का जो है, जो हमारी हड्डियां होती हैं, या कंक्रीट का देख लें 30 है। लकड़ी का देख ले 13 है। बोन्स का देख ले 9.4 है।
और पॉलीस्ट्रीन का देख ले, पॉलीस्ट्रीन दैट इज 3। गाइज बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि शोर नहीं आना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना, बिल्कुल पिटपटा जाओगे कोई सा बच्चा। अब सुनो, सबसे ज्यादा यंग्स मॉडुलस बोर्ड पे किसका रखा हुआ है? स्टील का। कितना है बोलो? 200 इंटू 10 की पावर 9। अगर मैं यूनिट पूछूं तो यूनिट चिंता मत करिए, मैं भी समझा दूंगा क्या चीज है यूनिट में। अब मेरी बात सुनो भाई, कौन बच्चा मुझे क्लास में एक्सप्लेन करेगा कि किसी का अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा है, लिखिए बिल्कुल भी मत। अब सोचिए किसी का यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो क्या सिचुएशन बयां हो रही है? स्ट्रेन ज्यादा होगा। आप ये बोलेंगे सर ज्यादा स्ट्रेस पर भी कम स्ट्रेन पैदा, किसी का ये ज्यादा कब होगा? सोचो ना, किसी का ये ज्यादा कब होगा? मैथमेटिकली लगाओ, मैथमेटिक्स लगाओ, इतनी मैथमेटिक्स आती होगी यार। किसी का ये ज्यादा कब होगा अंकित? किसी का ये ज्यादा कब होगा? जब उस पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ज्यादा हो। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब ऐसा स्ट्रेस जो उसकी लेंथ में बदलाव करने वाला है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस तो ज्यादा हो बट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। किसी का भी अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा है उसका क्या मतलब है? समझने की कोशिश करें। किसी का भी अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, व्हाट इट मींस? इट मींस दैट फॉर अ वेरी हाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस देयर विल बी अ वेरी लोअर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब कहेंगे सर हमें तो यही नहीं पता कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। पता है कि नहीं पता? तो किसी मटेरियल का अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा, दुकानदार ने आपको कहा कि भैया हमारे पास तो स्टील मटेरियल ऐसा है जिसका यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा है, तुम क्या समझोगे कि स्टील वायर ही ऐसी वायर है जिसके ऊपर बहुत हाई स्ट्रेस लगाने पर भी स्ट्रेन बहुत कम पैदा होता है, मतलब सबसे कम खिंचती है। तो कौन सा मटेरियल को लेने में सबसे फायदा है? स्टील को। समझो मेरी बात को। उसके बाद किसका बोलो? आयरन का। उसके बाद किसका बोलो? कॉपर का। चलो एक बार कम वालों पे आते हैं। एल्यूमिनियम का देखो यंग्स मॉडुलस थोड़ा कम है, इसका मतलब अगर तुमने एल्यूमिनियम वायर लगाई तो उसका यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा नहीं है। अब ज्यादा नहीं है मतलब कम है, इसका क्या मतलब है कि वो कम स्ट्रेस पर ही एक ठीक ठाक स्ट्रेन अपने अंदर पैदा करवा लेता है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाऊंगा ना, एक ठीक ठाक स्ट्रेन पैदा हो जाएगा, टूटने का बड़ा खतरा रहेगा। और हम नहीं चाहते कि मैं क्रेन से कोई बड़ी सी चीज लिफ्ट कर रहा हूं टूट के गिर जाए। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? मैं चाहता हूं कि बहुत हायर लोड भी अगर इसके ऊपर हैंग हो ना तो वायर बहुत खींचे ना। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? ऐसा किसके केस में होगा? स्टील के केस में। आप यहां पर देखिए ना, जैसे कि और मैं दिखाता हूं, ग्लास है। ग्लास आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, ग्लास की तार हो तो आपको नहीं तो जल्दी टूट जाएगी। ग्लास का देखो कितना कम है यंग्स मॉडुलस। उसके बाद देखो कंक्रीट की सीमेंटेड तार बना दूं, बड़ी बड़ी कम इसकी यंग्स मॉडुलस है। बात करें लकड़ी की तार बना दूं, बड़ी कम यंग्स मॉडुलस है, 13 की यंग्स मॉडुलस है। मतलब कि कंपैरेटिवली टू स्टील ये लगभग बोल सकते हैं 1/20 टाइम मतलब वीक है एक तरीके से। अब देखो ना यार, स्टील का वुडन से कितना ज्यादा है। तुम सोचो कि लकड़ी की कोई चीज बना के उसको हैंग कर लूं तो लकड़ी जो है टूट जाएगी जल्दी, क्योंकि उससे यंग्स मॉडुलस कम है। अब यंग्स मॉडुलस कम होने का मतलब समझो ना क्या है? ये कम का मतलब क्या है? सब बच्चे बोलो, इसका कम होने का मतलब बोलो क्या है? कम होने का मतलब है कि कम स्ट्रेस पर ज्यादा स्ट्रेन। मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर ये कम है ना तो ये कम रहा होगा और ये ज्यादा रहा होगा। तो ये स्ट्रेस कम लगाया होगा बट स्ट्रेन ज्यादा, मतलब लकड़ी में स्ट्रेन बड़ी जल्दी आएगा भाई। थोड़ा सा लकड़ी को दबा देंगे स्ट्रेन आ जाएगा, मतलब जल्दी टूटने का खतरा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? उससे भी देखो कितने खतरा इसमें। अगर बोन्स की बनाए, हमारी जो बोन्स होती है उसका यंग्स मॉडुलस भी ऐसे ही होता है 9.4। मतलब हमारी जो बोन्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को झेल नहीं पाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया जाए, आपके हाथों पे पैरों पे खींच दिया जाए ना, तो बोन्स ब्रेक हो जाती हैं या उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। बिकॉज आपको पता है इनका यंग्स मॉडुलस काफ़ी कम है। और काफ़ी कम होने का मतलब कि एक बहुत कम स्ट्रेस पर भी एक ठीक ठाक स्ट्रेन अपने अंदर ये पैदा कर लेती है। और वहीं बात करें पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन आपको नहीं पता बट पॉलीस्टीरीन रबड़ का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। रबड़ जिस चीज़ से बनती है ना वो पॉलीस्टीरीन होती है। जैसे पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन भी वो पॉलीथीन वाला ही चीज़ है ना, रबड़ जैसा ही चीज़ है। तो पॉलीस्टीरीन एक रबड़ का एक टाइप है। तो देखो कितना कम है इसका, कितना कम है? 3 गुना में 10 की पावर 9, बहुत कम है यंग्स मॉडुलस। क्या मतलब है बहुत कम यंग्स मॉडुलस का? रबड़ का बहुत कम यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या है कि बहुत कम स्ट्रेस भी लगाओगे तो बहुत अच्छा खासा स्ट्रेन पैदा होगा। स्कूल में बैठे बैठे रबड़ को ऐसे खींच देते थे, थोड़ा सा स्ट्रेस लगा रहे, देखो कितना स्ट्रेन पैदा हो रहा है। घर पे बैठे बैठे स्टील को खींच के दिखाना मुझे, तुम कभी खींच पाओगे स्टील को? नहीं खींच पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा है। बहुत हाई स्ट्रेस पर भी बहुत कम स्ट्रेन अपने अंदर वो पैदा कर पाती है। सो कौन सा मटेरियल क्रेन की वायर में लगवाने के लिए ज्यादा बेहतर है? जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो या यंग्स मॉडुलस कम हो? ज्यादा हो। यही समझाना है बस इस चैप्टर के अंदर कि आपको यंग्स मॉडुलस का मतलब पता हो। कल को जाके तुम इंजीनियरिंग करोगे तो तुम्हें बेसिक टर्म्स पता हो कि जब तुम कॉलेज में जाओगे तो वो यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे, तुम्हें पता हो कि मटेरियल्स के यंग्स मॉडुलस क्या होते हैं। तो यंग्स मॉडुलस क्या बताता है कि किसी भी मटेरियल के ऊपर जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पैदा होगा तो उसमें कितना स्ट्रेन पैदा होगा इसका अंदाजा लग जाता है उसके यंग्स मॉडुलस से। अगर हायर यंग्स मॉडुलस है तो बहुत हायर स्ट्रेस पर भी लोअर स्ट्रेन पैदा करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया अब तो भाई? तो मुझे सब बच्चे बताओ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? देवदत्त बता भाई, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है?
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, इधर ध्यान दे ले, आसपास के सुनने से मत बता। फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलो सब बच्चे, डेल्टा एल बाय एल। बोलो क्या फॉर्मूला बन गया, एफ एल अपॉन में, अरे नहीं आया समझ में सर, पक्की बात है नहीं आया। और मुझे सब बच्चे बताना हायर यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या है, ये मुझे बताएगा आशीष। हायर यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, किसी मटेरियल का हायर यंग्स मॉडुलस से क्या मतलब है उसका? अरे यार पूरा बताएगा। और मैंने ऐसा बोला था कि हायर यंग्स मॉडुलस होगा तो उस पर स्ट्रेन कम होगा। बच्चों चलो खत्म, आगे बढ़ते। तुम्हें आया था समझ में, बताओ। मुझे भी नहीं आ रहा तुम जो बोल रहे हो। हाँ बताओ। अरे फिर वही बात है, पूरी बात बोलते जोड़ के। नहीं सुन रहा ना, ध्यान ही नहीं है। शिवम क्या होता है? हाँ हाँ बता बता, बोल बोल बोल। अरे तुम लोगों की पिटाई करनी पड़ेगी, तुम लोग ऐसे नहीं। बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ तो वो तो होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मतलब क्या उसका? स्ट्रेस ज्यादा होगा, तू ये बता, स्टील का यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा है, उसका क्या मतलब है? सर कि उसमें का स्ट्रेस ज़्यादा है, स्ट्रेन कम है। पढ़ने लग जाओ बेटा, नहीं तो अब तुम्हारी पिटाई शुरू है। बस मैंने देख लिया भैया, बात बड़ी सिंपल सी है। ओए क्लास, जिन भी बॉडीज का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, सर मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा तब होगा जब ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। मतलब ऐसी बॉडीज जिन पे बहुत हाई स्ट्रेस तो लगा बट स्ट्रेन मामूली सा पैदा हुआ, उन बॉडीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि उनका यंग्स मॉडुलस बहुत ज़्यादा है। और ये बॉडीज ज़्यादा इलास्टिक भी है ना, जिनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा हो गया मतलब वो ज़्यादा इलास्टिक है यार, सिंपल बात है। प्रेम नहीं आ रहा समझ में, मुश्किल है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हायर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हायर यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इंडिकेट्स दैट बच्चों एक बात बताओ, ए क्लास एक बार देखना बुकलेट में मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवा रखी है यंग्स मॉडुलस की। क्या लिखवा रखी है? इट इज द रेशियो ऑफ, नहीं लिखवा रखी? अरे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नहीं लिखवा रखा ऐसा कुछ? तो डेफिनेशन लिखी हुई है, फॉर्मूला समझा दिया मैंने। आगे बढ़ूं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बाद में बनाएंगे। चलिए अगली चीज समझते हैं बच्चों। अगला कौन सा मॉडुलस था? मोटा मोटा सारा समझा देता हूं, सुन लीजिए। फिर वही बात है, 13 नंबर है भाई अगला जतिन, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको बी से डिनोट करते हैं। मैं पूरा नहीं करा पाऊंगा इनमें से कोई टॉपिक अभी, लेकिन मान लीजिए कि मैं सबका बेसिक पॉइंट सबका क्लियर करा देता हूं। अब बल्क मॉडुलस क्या होगा अपने आप बता दो भाई, बस तुम समझ गए हो। अबे तू तो पहले ही बताने लग गया, सुन तो ले क्वेश्चन क्या है। अच्छा, किसी चीज पे आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाया, उसमें कुछ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पैदा हुआ। ए क्लास, ये आपके पास कोई चीज है, आपने उसके ऊपर अंदर से बोलो कितना फोर्स लगाया, बोलो एफ। अरे ध्यान दो ना, ए एरिया पे होता क्या है जरा बताओगे, ऐसे में क्या होता है? अरे बढ़ जाती है। अरे यार नहीं समझ पा रहे। फोर्स लगा कुछ एरिया पे, उसका वॉल्यूम पहले वी था, बाद में वी प्लस डेल्टा वी हो गया, वॉल्यूम में चेंज आया, डेल्टा वी ओरिजिनल था वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना, डेल्टा वी बाई वी, स्ट्रेस कितना, एफ बाई ए। यहां पर ध्यान दो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझे। फॉर्मूला बनाना यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर्मूला तो आप लोग बना ही देंगे ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना, एफ बाई ए, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना, डेल्टा वी बाई वी। आप लोग फॉर्मूला तो बना देंगे, मुझे पता है। फॉर्मूले में तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है कोई? बना दिया। लेकिन क्या तुम्हें मतलब पता है क्लास, एक लक्षित,
किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा? देखिए मतलब किन मटेरियल्स का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा कहा जाएगा? जिनके ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगा। रौनक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब ऐसा स्ट्रेस जो वॉल्यूम को चेंज करेगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब जो लेंथ को चेंज करेगा। मेरी बात समझना भाई, मैं किसी चीज को ऐसे दबा रहा हूं, अगर मैं दबा रहा हूं तो मैं कौन सा स्ट्रेस लगा रहा हूं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कौन सा बोलो? अरे यार दबाने से मैं उसका वॉल्यूम छोटा कर सकता हूं, तो मैं कौन सा स्ट्रेस लगा रहा हूं? बोलो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कहते हैं कि उन मटेरियल्स का बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा कहा गया जिनके ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाया गया। क्वेश्चन पूछूंगा आशु, पिटाई हुई है, क्वेश्चन पूछूंगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ज्यादा होगा बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कम आएगा। मतलब उनके वॉल्यूम को चेंज करने के लिए दबाव तो बहुत पड़ा, लेकिन उनके वॉल्यूम में जो स्ट्रेन आया, मतलब चेंज आया, वो बहुत कम आया। समझने की कोशिश करते हैं। आप जरा मुझे बताना, कंक्रीट मतलब सीमेंट का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है या आपके घर में रखे हुए एक गद्दे का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है? चलिए दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे समझते हैं, आपको अगर अपना घर बनाना हो तो जो आप इसमें मटेरियल लगाएंगे उसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा वाला लेंगे या कम वाला लेंगे? सोच के जवाब देना। घर का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसमें जो मटेरियल लगाएंगे, नितिन घर के स्ट्रक्चर में जो मटेरियल लगाएगा उसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा लेगा या कम लेगा? ज्यादा। किसको लगता है कम होगा? कम लेना चाहिए। सबको ज्यादा लगता है। देखो ज्यादा लेने से फायदा क्या, बताओ बिचरा। सर हम चाहते हैं कि हमारा जो घर है ना, जिन ईंटों पर खड़ा हुआ है, जिन ईंटों पर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर जब लोड रखा जाएगा, जब लोड रखा जाएगा तो बहुत दबाव पड़ेगा। मतलब क्या पड़ेगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या पड़ेगा बोलो? जरूरी नहीं होता कि वॉल्यूम बढ़े, वॉल्यूम घट भी तो सकता है ना। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? वॉल्यूम का चेंज होना चाहिए, बस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। मेरी बात समझिए, अगर मैंने इसके ऊपर एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाया, मैं चाहता हूं कि मेरे मटेरियल का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा हो। ज्यादा होने से बोलो क्या होगा? सब बच्चों तो ज्यादा होने से क्या होगा? बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी अगर आएगा, वॉल्यूम के ऊपर दबाव बहुत सारा भी आएगा, तो स्ट्रेन बहुत कम पैदा हो। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में जो ईंटें लगी है, मेरे घर में जो कंक्रीट का मटेरियल लगा हुआ, वो ऐसा हो कि अंडर अ वेरी हाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इट प्रोड्यूस वेरी लो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बहुत कम स्ट्रेन पैदा करेगा। बहुत कम का मतलब हो गया बल्क मॉड्यूलस बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। तो घर बनाते वक्त जिस मटेरियल को इस्तेमाल करूंगा उसका बल्क मॉड्यूलस बहुत ज्यादा होना चाहिए। समझो मेरी बात। लेकिन अब यही बताओ कि घर पे जो बेड है, घर पे जो सोफा है, जब दुकान पे लेने जाओगे तो उसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा लोगे या कम लोगे? दिमाग लगाओ, अब तुम्हें समझ में आएगा कि ज्यादा कम का क्या खेल है। घर पे गद्दा बना रहे हो, गद्दा ले रहे हो भैया, आपने सोफा ले रहे हो, अब बताओ उसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा लोगे या कम लोगे? क्यों कम लोगे भाई? क्योंकि आप चाहते हो क्या भाई? कम का मतलब क्या है? इसके कम का मतलब बोलो क्या है? कि बहुत कम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी लगा तो बहुत हाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसमें क्या होगा? पैदा। हम चाहते हैं कि हमारे घर का गद्दा ऐसा ही हो कि उसके ऊपर बच्चा भी बैठे ना तो वो बिल्कुल ऐसे फ्लफी हो भाई, उसके वॉल्यूम में बहुत बड़ा चेंज आ जाए। बोलो चाहते हो कि नहीं चाहते? ऐसा तो कोई नहीं चाहता ना कंक्रीट का बनाओ, नहीं तो सीमेंटेड बना लेते भैया सीधा। कोई नहीं बनाना चाहता। हम गद्दा भी चाहते हैं उसके ऊपर। गद्दा क्यों भी चाहते हैं? ताकि आप चाहते हैं कि जब उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पड़े, जब आप उसके ऊपर बैठे तो एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पड़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक क्या पड़ेगा? स्ट्रेस। और आप चाहते हैं उसमें स्ट्रेन अच्छा खासा पैदा हो। थोड़ा सा भी स्ट्रेस पैदा हो तो स्ट्रेन ज्यादा हो, स्ट्रेन ज्यादा हो तो बल्क मॉड्यूलस बोलो क्या होगा? कम। तो घर के गद्दे डिजाइन करते वक्त, सोफा डिजाइन करते वक्त आप जो मटेरियल चूज करेंगे उनके बल्क मॉड्यूलस कम लेंगे। घर की दीवारें डिजाइन करते वक्त, घर का मटेरियल लेते वक्त क्या पे लेंगे? बल्क मॉड्यूलस ज्यादा लेंगे। समझ नहीं आया सर? नहीं आ रहा समझ? तो कभी अगर वॉल्यूम के चेंज होने का डर है तो आप मटेरियल्स की क्या चेक करते हैं? बल्क मॉड्यूलस। अगर लेंथ का चेंज होने का सीन है तो बोलो क्या चेक करते हैं? यंग्स मॉड्यूलस। मेरी बात समझो? नहीं आ रहा सर समझ में? चलो बताओ जरा, रौनक बताएगा मुझे। रौनक बता, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, तीन चीजें, इनमें से किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है? दिमाग लगाओ, टाइम लो, सब बच्चे सोचो। सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में से किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है? सॉलिड का। क्यों? नहीं मुझे एक्सप्लेन करो ना, ज्यादा क्यों है सर उसका बल्क मॉड्यूलस? तो सुमित तू बता दे, चल तू बता दे। बहुत अच्छे, बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगा लो, लगाओ ना इस सॉलिड पे, बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगा लो। क्या इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा? इसका वॉल्यूम चेंज कर पाओगे? इस टेबल को करते रहो जितनी मर्जी कोशिश, लगा लो बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्या इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा? इसमें क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन कहीं ना कहीं गैसेस में ये चीज बहुत, गैसेस को थोड़ा सा भी अगर आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दिया तो वो इकट्ठी होकर छोटे वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, उसमें मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा सर में? नहीं आ रहा? तो किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होता है? जरा बताओ किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होता है? तो हम बोलते हैं कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ, यहां से समझ जाना, बल्क मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड्स हाईयर होता है। फिर बोलो इससे कम किसका होता है? बोलो
फिर बोलो किसका होता है, गैसेस का। और मेरा कहने का मतलब क्या है ना यार, देखो अभी मैं अरे क्लास ये सब चीजें मैं डिटेल में कराऊंगा तुम लोगों को, लेकिन आप लोग मुझे बस इतना बताओ, इधर भाई अक्षत, अभी मैं मोटे मोटे तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसको बहुत अच्छे से फॉर्मुला वगैरह लिखवा के समझाऊंगा, फॉर्मुला लिखवा दिया हालांकि इसका, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, और भी बातें करनी है जो लिखवा के करनी है, लेकिन अभी टाइम नहीं बचा है हमारे पास, बैक पैक नहीं करना है, बैठे रहो चुपचाप से। तो तुम मुझे बस ये बताओ कि हायर बल्क मॉडुलस, लोअर बल्क मॉडुलस, मीनिंग क्लियर? हायर यंग्स मॉडुलस, लोअर यंग्स मॉडुलस, मीनिंग क्लियर? एक बार यार फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम इस चीज़ के ऊपर, मुझे तुम बस, क्योंकि मैंने तीनों चीज़ें आज ही बता देनी है ताकि मैं अगली क्लास में ना सीधा इसके ऊपर बात कर सकूँ। खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, ध्यान रखना, मैंने थोड़ा जल्दी करा ये वाला टॉपिक। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं चाहता हूँ कि, उम्मीद करता हूँ कि कुछ बच्चे इसको वैसे समझ गए होंगे। अब बोलो क्या होगा शेयर मॉडुलस? कौन बच्चा बताएगा शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? सर जब शेप का, जब लगे कि शेप को चेक करना है कि किसी की शेप तो नहीं बदल जाएगी समय के साथ। घर में एक चीज लगाई है हमने, हमें लगता है कि कहीं अंडर प्रेशर वो कहीं शेप तो चेंज नहीं कर लेगा, स्ट्रेस आएगी कहीं अपना शेप तो नहीं बदल लेगा, ऐसा हमें लगता है, तो हम उसका क्या चेक करेंगे? शेयर मॉडुलस। क्या चेक करेंगे बोलो? अगर उसका शेयर मॉडुलस, समझना बच्चों क्या होगा वैसे तुम बताओगे मुझे, आप क्या बोलोगे? शीयरिंग स्ट्रेस टू द, अरे यार नहीं आ रहा समझ में। अब तुम मुझे बताओ, जिन मटेरियल्स का जी ज्यादा है, जिन मटेरियल्स का जी ज्यादा है, क्या मतलब है? कि बहुत बड़ा शीयरिंग स्ट्रेस भी लगा उनके ऊपर तो बहुत कम शीयरिंग स्ट्रेन आएगा, मतलब बहुत बड़ा उनकी शेप को चेंज करने के लिए स्ट्रेस भी लगाया ना तो बहुत कम ही चेंज आएगा उसकी शेप में। ऐसे मटेरियल्स का जी बहुत ज्यादा है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो समय के साथ उन चीजों की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, शेप वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। ये मान सकते हैं कि जो इजिप्ट में बने हुए पिरामिड्स हैं, कुछ ऐसे पिरामिड्स हैं जिनकी शेप में आज तक कोई चेंज नहीं आया, उनका शेयर मॉडुलस बहुत ज्यादा है, उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया उसका शेयर मॉडुलस इतना ज्यादा है, आंधी तूफान सब कुछ आया लेकिन उनका शेप आज तक नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा बोलो? क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा शीयरिंग स्ट्रेस लगने के बाद भी उनकी शीयरिंग स्ट्रेन कभी भी पैदा, या उनमें बहुत कम शीयरिंग स्ट्रेन आया, इसलिए उनका शेयर मॉडुलस ज्यादा माना जाएगा। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया समझ में। लेकिन हो सकता है कि हमारे पास, मान लो कि मेरे पास एक चिकनी मिट्टी है, अब घर पे तुम क्या करते हो? क्ले बोलते हैं आजकल बच्चे, चिकनी मिट्टी कम बोलते हैं, क्ले को बोलेंगे ना, तो क्ले होती है वो, आजकल तो कलरफुल भी आने लगी है और बच्चे उससे कुछ कुछ बनाते हैं। अब आप बताओ जो क्ले से तुम कुछ कुछ बना रहे हो, सॉलिड सी है यहाँ पर भी, सॉलिड सी चल रहा है कि तुम सोचो लिक्विड्स में आ गए? क्लास क्ले का मुझे बताओ शेयर मॉडुलस ज्यादा है या कम है? शेयर मॉडुलस सुमित, क्ले का, चिकनी मिट्टी का, बचपन में खेला है चिकनी मिट्टी से? कभी कुछ बना दिया, कभी हाथी बना दिया, कभी ट्रेन बना दिया, ऐसे कहते थे आप लोग? तो आप मुझे बताइए ना, चिकनी मिट्टी के ऊपर तुमने थोड़ा सा भी शीयरिंग स्ट्रेस लगाया, शेप को चेंज करने के लिए थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाया, बहुत हाई शीयरिंग स्ट्रेन पैदा हुआ, शेप चेंज होगी सर, होगी चेंज, जैसे मर्जी एंगल मोड़ दो उसका, यूं घुमा दो यूं घुमा दो, अरे है कि नहीं? तो बहुत कम स्ट्रेस पर, अगर बहुत कम स्ट्रेस पर बहुत हाई स्ट्रेन पैदा हो रहा है, शीयरिंग वाला स्ट्रेन बहुत हाई पैदा हो रहा है, इसका मतलब शेयर मॉडुलस कम नहीं है मेरे पास में। तो यार बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई। क्लास, जब लेंथ के चेंज होने की बात होगी तो आप बॉडीज का क्या चेक करेंगे? यंग्स मॉडुलस। जब वॉल्यूम के चेंज होने की बात होगी तो क्या चेक करेंगे? बल्क मॉडुलस। और जब शेप की चेंज होने की बात होगी तो क्या चेक करेंगे? शेयर मॉडुलस। लेकिन एक बात तो पक्की है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है क्लास? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सर जब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा तो सर ये यंग्स मॉडुलस होगा। जब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा सर ये बल्क मॉडुलस होगा। जब ये शीयरिंग स्ट्रेस है, शीयरिंग स्ट्रेन होगा तो बोलो क्या होगा? शेयर मॉडुलस होगा। और सर इसका ज्यादा होने का मतलब क्या है? चाहिए यंग्स मॉडुलस हो, चाहिए बल्क मॉडुलस हो, चाहे शेयर मॉडुलस हो, इसका ज्यादा होने का मतलब क्या है बोलो? कि ज्यादा बड़े स्ट्रेस पर भी कम स्ट्रेन होगा। बोलो है कि नहीं? तो मुझे तुम ये बताओ कि दुकान पे गए और दुकानदार ने बोला इसका मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस हाई है, इसका यंग्स मॉडुलस कम है, समझ जाओगे मतलब? इसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है, इसका बल्क मॉडुलस कम है, समझ जाओगे? कहेगा बल्क मॉडुलस ज्यादा, आप समझोगे इसका मतलब ज्यादा बल्क मॉडुलस मतलब ज्यादा बड़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी लगाऊंगा तो बहुत कम चेंज आएगा वॉल्यूम में, ये मटेरियल का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा। जिसका बहुत कम है कहेगी इस गद्दे का बल्क मॉडुलस बहुत कम है। ठीक भाई, समझ में आ गया। बल्क मॉडुलस कम का मतलब बहुत कम स्ट्रेस लगाऊंगा, बहुत बढ़िया स्ट्रेन पैदा कर देगा। ऐसे ही गद्दा चाहिए। नहीं आ रही बात समझ? और अगर बात करो शेयर मॉडुलस की तो क्या बोलोगे? बोलो जिन मटेरियल्स की शेयर मॉडुलस ज्यादा है, इसका मतलब उन पे बहुत बड़ा शेयरिंग स्ट्रेस लगने पर भी बहुत कम शेयरिंग स्ट्रेन पैदा होता है, मतलब शेप इतनी चेंज नहीं होती। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये लकड़ी का शेयर मॉडुलस ज्यादा है ना, इतनी आसानी से इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकता मैं, ज्यादा होगा शेयरिंग मॉडुलस। तो मुझे बस ये बताना था। देखो अब तक आप लोगों को ना एक चीज समझ में आई होगी, आज तीसरी क्लास थी इसकी चैप्टर की, और 3 क्लासेस में हमने 3 अलग अलग चीजें पढ़ी। पहली में पढ़े 3 तरह के स्ट्रेन, फिर पढ़े 3 तरह के स्ट्रेस, और फिर पढ़े 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन पता लग रहा है कि कुल मिला के 3 ही चीजें पढ़े जा रहे हैं तीनों दिनों से। बोलो है कि नहीं?
पहले स्ट्रेन पढ़ा, फिर स्ट्रेस पढ़ा, फिर इन दोनों का रेशियो जो था वो कुछ बताता है, और आज आपको समझ में आएगा एक्जैक्टली वो स्ट्रेस स्ट्रेन क्यों पढ़ाया जा रहा था। आपको नहीं आया अभी भी समझ में? रियल लाइफ से कैसे रिलेट हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होंगे, बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन आज की क्लास जो कराई वो तुम्हें आनी चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए भाई। करके आओगे, पढ़ने लग जाओ, थोड़ा सा मस्ती वस्ती छोड़ दो भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जाओ। नितिन पिछला कैसे कवर कर रहा है, कैसे